Hello, welcome to the first podcast of Unwiring Mind, and thank you for clicking on this video. Thank you for clicking on this podcast. I hope this conversation help you. हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सुन के लगता है कि इनके बारे में तो सबको पता होना चाहिए, एंड ऐसे ही हैं हमारे आज के गेस्ट. इन्होंने साइकोलॉजी, योगा एंड रिसर्च की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और उसके साथ साथ इन्होंने 9 साल पतंजलि में एज अ साइंटिस्ट भी काम किया है. तो आज जानेंगे इनके बारे में एंड इनके नॉलेज के बारे में. सो प्लीज़ वेलकम माय मेंटर प्रोफेसर राम कुमार गुप्ता. तो सर, जैसे आपने बताया कि कोविड के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो जैसे कोविड सबसे पहला वाला बैच था हमारा, ठीक है. हाँ. तो बैच में आप बैच वाइज क्या चेंज देखा आपने बच्चों में? DIT में मेरा फर्स्ट बैच तुम लोग थे जब हाँ तुम जी. थर्ड सेमेस्टर में थे. मेरे हिसाब से अभी तक में DIT का मोस्ट डिसिप्लिन बैच तुम लोगों का था, और जिसमें शायद अभी भी मैं बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में हूँ. और शायद धीरे धीरे वो चीज़ कम होती जा रही है. जो बच्चों के साथ रिलेशंस थे, अभी जैसे जो बैच पास आउट हुआ है हमारा, उसमें शायद मैं मुश्किल से 2 या 3 बच्चों के कांटेक्ट में हूँ. अच्छा, कम होती जा रही है. कम होते जा रहे हैं. जो टीचर स्टूडेंट का जो एक रिलेशनशिप था, शायद वो भी पहले की तरह इतना हेल्दी नहीं है. हेल्दी नहीं है सर, आफ्टर DIT से पहले तो DIT के अंदर काफ़ी अच्छा होता है, बट मुझे लगता है कि नहीं. DIT अच्छा, जब के बच्चे बाद पास आउट हो जाते हैं. हाँ, अब वो रिलेशन नहीं है. जैसे तुम 2021 में पास आउट हो गए, 3 इयर्स के बाद में भी हम कांटेक्ट में हैं. बिल्कुल पॉडकास्ट लेकिन अब ऐसा लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है. सर, एक तो सर फर्स्ट बैच था, और मतलब मेरा तो बेस ही आपसे बना है, आपसे, विकास सर से, अरुण सर से. तो शायद हमारी तब ज़्यादा वो भी हो गया, मतलब बॉन्डिंग, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कुछ साइकोलॉजी के बारे में. अभी तो बहुत मतलब क्राउड ऐसा आ रहा है जिनको बहुत कुछ पता है, मतलब पहले से, मतलब थोड़ी नॉलेज तो है, ऐसा लगता है. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाँ, DIT में मेरा फर्स्ट बैच था, लेकिन उससे पहले एज ए गेस्ट फैकल्टी मुझे लगभग 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था DIT ज्वाइन करने से पहले. और अभी बच्चों को लगता है कि उन्हें एक्सपीरियंस है, बट वो गूगल बाबा वाली नॉलेज है. हाँ, वो एक्चुअल नॉलेज नहीं है. जैसे मैं एक इंसिडेंस बताऊँ. DIT का ही, शायद वो BTech की स्टूडेंट्स नहीं होंगी, 3 स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो आपस में डिस्कस कर रहे कि यार मुझे ना ऐसे लग रहा है डिप्रेशन हो गया. हाँ. तो दूसरी बोलती नहीं, पागल, उसको एंजाइटी बोलते हैं. अब ये जब ये अप्रोच है तो फिर नॉलेज नहीं कर सकते उसको. टर्म से जरूर अवेयर हो गए पहले के कंपेरिजन. अच्छा, वैसे शैलो अवेयरनेस बिल्कुल हो गया. तो सर, मतलब फिर ऐसा भी हुआ कि मतलब बच्चे पहले के मुकाबले अभी कम सीरियस हैं थोड़ा, क्योंकि पहले शायद हम ज़्यादा सीरियस थे सब्जेक्ट को लेकर. नहीं, अब ज़्यादा हैं. सब्जेक्ट को तो नहीं, लेकिन सेंसिटिव जरूर हो गए. अच्छा, सेंसिटिव हो गए. हाँ, जैसे मैं जब छोटा था, पेरेंट्स पिटाई भी करते थे, हालांकि मेरी नहीं हुई, बट नॉर्मल था. टीचर्स बच्चों की पिटाई करते थे, नॉर्मल था. लेकिन अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे अब बच्चों को कुछ भी बोल दो तो वो तुरंत सेंसिटिव हो जाते हैं. टीचर ने हमें ऐसे क्यों बोल दिया, पेरेंट्स ने ऐसे क्यों बोल दिया. टर्म्स को लेके एक हल्की सी सैडनेस हो गए तो वो तुरंत सोचने लग जाते हैं हम डिप्रेशन में चले गए. और उसकी वजह से वो परसीव ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शायद प्रॉब्लम्स भी वो ज़्यादा फेस करते हैं. और जो रिपोर्ट भी करती हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसीज, WHO की, जो नई यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस को सफ़र कर रही है, शायद उस सेंसिटिविटी की वजह से. सर, आपको क्या लगता है ऐसे सोशल मीडिया के चलते? सोशल मीडिया का एक छोटा सा पार्ट है. अरे, सोशल मीडिया छोटा पार्ट है आपको? बिल्कुल. मेरे को बहुत बड़ा पार्ट लगता है सोशल मीडिया, मतलब इस कॉज का. मैं छोटा सा पार्ट इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड करता है हमारे परसेप्शन के ऊपर. हाँ, सोशल मीडिया ने इंफॉर्मेशंस बहुत ईजी बना दी. जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं जस्ट एक सर्वे सुन रहा था कि जैसे जो आजकल इंस्टा रील्स चल रहे हैं, उन इंस्टा रील्स की वजह से हमारे अंदर जो अटेंशन स्पान है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, क्योंकि ब्रेन एक्टिव ही नहीं है. जस्ट हम सिर्फ मोबाइल है, इंस्टा है, और हमारी फिंगर्स है जो हम उसको बस स्वाइप करते जा रहे हैं.
ब्रेन का यूज़ में नहीं हो रहा है, साथ में हम जिस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तुरंत हमें मिल जाती है। तो मैं उस एग्जांपल में सुन रहा था कि जब पहले किसी टाइम चिट्ठी लिखते थे तो वो पूरा एक प्रोसेस 1 महीना तक लग जाता था, अभी वो प्रोसेस कुछ सेकंड्स में हो जाता है। तो उसकी वजह से पेशेंस भी कम हो गई। बिल्कुल, पहुंचने तक आप पहले चिट्ठी लिखते थे, लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा, फिर आप कहीं भी भेज रहे हो 7-8 दिन में वो चिट्ठी जाती थी, फिर अगला बंदा रिसीव करता था, उससे भी छुप के लिखना फिर पड़ेगा, फिर वो रेस्पॉन्स करता था, फिर आपके पास वो पहुंच रही है, तो वो पूरा प्रोसेस एक टाइम टेकिंग जॉब होती थी। अब वो कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो गया। तो उसकी वजह से जो पेशेंस लेवल है लोगों का वो भी काफ़ी कम हो गया है, जो भी एक रीज़न है मेंटल इलनेसेस के लिए। सर कल ही श्रुति और मैं बात कर रहे थे इसी चीज़ को लेके कि जो जैसे इंस्टाग्राम रील्स हम भी बना रहे हैं, तो हम वही सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कैसे ग्रैब करे। तो अब मैं इस पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें ऐसे बताया कि हर सोशल मीडिया का एक ट्रिगर है, मतलब हर ऐप का एक ट्रिगर है, ठीक है। जैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, और अगर आपको टाइम पास करना है, जस्ट टाइम पास करना है, तो आप इंस्टा पे जाओ कि आपको पता लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा यहाँ पे। तो अब इंस्टा पे वैसे काम करते हैं। तो मैं और श्रुति ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें कंटेंट इतना सिंपल बनाना पड़ेगा कि लोगों को बस देखना है और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें दिमाग लगाने वाला कंटेंट बनाना है तो तुम यूट्यूब पे बनाओ। बिल्कुल, मैंने बोला ना, इंस्टा सबसे ज़्यादा ब्रेन इनएक्टिव का एक एग्जांपल है। आपने ना कोई यूज़ में नहीं ले रहे, और धीरे धीरे उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अटेंशन स्पान लोगों का कम हो रहा है, या एक पर्टिकुलर एज के बाद में अल्जाइमर्स या डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हम कहते हैं कि जब ब्रेन हमारा जितना एक्टिव होगा उतना ही वो फंक्शनिंग मोड में होता है। हम न्यूरोसाइकोलॉजी में टर्म पढ़ते हैं डीजनरेशन ऑफ द ब्रेन। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एज के साथ साथ इनएक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन। इनएक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन, जब हम ब्रेन यूज में नहीं लेंगे तो इनएक्टिव होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन की फंक्शनिंग कम होती चली जाती है, जिसे हम डिमेंशिया या मेमोरी लॉस के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं कुछ साल बाद ये हम साइंस में भी उसको पढ़ पाएंगे रिसर्चेस के थ्रू कि इंस्टा रील्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिमेंशिया के लिए या ब्रेन डीजनरेशन के लिए, अल्जाइमर्स डिजीज के लिए। यस, क्योंकि वो सभी मेमोरी से रिलेटेड ही डिसऑर्डर। हाँ सर, मतलब मेरा ये बहुत मतलब वैसे मेरे को पता है स्टोरी, बट फिर भी ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि आपने साइकोलॉजी डिसाइड कैसे किया? मतलब तो डिसाइड तो खैर लोग आ जाते हैं ट्राई करने के लिए, ठीक है, बट आपका ये कैसा रहा कि हाँ आप साइकोलॉजी से ही जुड़े रहना है? हाँ, साइकोलॉजी में मैं क्यों आया ये टोटली एक्सीडेंटल है, कोई मेरा मन नहीं था। क्योंकि मैं फार्मा का स्टूडेंट था, मैं बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंस हूँ। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन बी फार्म कंप्लीट हुआ, मैं एम फार्मा करना चाह रहा था, कॉलेजेस सर्च कर रहा था, उसी बीच सडनली हरिद्वार आना हुआ और मुझे हरिद्वार अच्छा लगा। DSB भी जहाँ से मैंने मास्टर्स किया वो जगह अच्छी लगी, सिर्फ घूमना था इसलिए मैंने एग्जाम्स दिए, सेलेक्ट हो गया, फिर मास्टर्स कर ली। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने का जो मन था वो एक्चुअल मेरा MA के बाद हुआ, जब मैंने उसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ना शुरू किया। अच्छा, तो इंटरेस्ट कैसे बना? इंटरेस्ट ही जब मैंने कहा कि यार पढ़ के तो देखूं एक्चुअल है क्या। अच्छा, क्योंकि फार्मा बहुत टफ था, MA बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो परसेंटेज भी बहुत अच्छी है। लेकिन जब ये था कि चलो अब कैरियर बनाना है, तब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और शायद उसका सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे अपनी लाइफ में लगा कि हम हमारी पोटेंशियल्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं। ट्रू, कि अब मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और उनको मुझे किस तरीके से यूटिलाइज करना, ये मैं सबसे साइकोलॉजी की वजह से ही समझ पाया। अच्छा सर, तब आपने फिर डिसाइड किया कि अब तो साइकोलॉजी पे ही योगदान करते हैं अपना? एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मास्टर्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद
मैंने पतंजलि ज्वाइन किया था एज ए रिसर्च फेलो योगम में। ये से इंट्रोडक्शन बता दिया है मैंने वैसे। हाँ, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे इंडिजिनस एस्पेक्ट्स को ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इंडिजिनस एस्पेक्ट्स जो हमारे इंडिया से रिलेटेड जो थेरेपीज हैं। अच्छा, उसको इंडिजिनस बोलते हैं? जी। तो जैसे योगा वहाँ जब मैंने सीखा, और जब मैं वहाँ पे योगा एंड साइकोलॉजी लैब जब देखता था, योगा एंड न्यूरोफिजियोलॉजी लैब्स जब देखता था, तब मेरा और इंटरेस्ट जगा कि हाँ, साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। स्पेशली आप किसी का भला कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन अपना भला जरूर कर पाओ। और जहाँ मैं आज बैठा हूँ वो मुझे लगता है कि मैं योगा और साइकोलॉजी इन दोनों की वजह से। सर ये तो क्या बोलता है, मुझे पता है कि साइकोलॉजी और योगा कोलाइड तो करते हैं एक जगह, बिल्कुल। बट जैसे पर इस बात पे डिबेट बहुत होती है कि अलग है। तो अगर मैं दोनों डिसिप्लिन को अलग अलग मतलब डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे, मतलब सॉरी मतलब अगर हम दोनों डिसिप्लिन को एक पॉइंट पे लाना चाहें, मेरा क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम हो गया था। अगर एक पॉइंट पे लाना चाहे तो किस पॉइंट पे कोलाइड होते हैं वो कि यहाँ पे मिल गए दोनों सब्जेक्ट ऐसे? मयंक, याद होगा जब हम साइकोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, तो जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं इज अ स्टडी ऑफ स्पिरिट, सोल और समथिंग, उसके बाद जब डेफिनेशंस आई माइंड की, और ये तब का टाइम है जब हम साइकोलॉजी को एज ए फिलोसफिकल अप्रोचेस में पढ़ते थे। लेकिन जब हम साइंटिफिक अप्रोचेस में आए तो अभी जो मॉडर्न जिसे हम साइंस कहते हैं, वो क्या कहता है, जो चीज़ें हम प्रूव नहीं कर सकते वो चीज़ें साइंस में नहीं हो सकती, और माइंड को हम असेस नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टडी ऑफ माइंड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। हम माइंड को कभी भी असेस नहीं कर पाए, हमने माइंड से नीचे नीचे ही साइकोलॉजी को रखा, और योगा स्टार्ट करता है माइंड से। माइंड को साइकोलॉजी के नीचे रखा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, साइकोलॉजी में एक डेफिनेशन थी, हम सब पढ़ते हैं, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, है ना। लेकिन वो डेफिनेशन कुछ दिन बाद हटा दी गई थी। अच्छा। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी इज ह्यूमन बिहेवियर या ब्रेन फंक्शंस या मेंटल प्रोसेसेस। क्यों माइंड हटा दिया गया था? क्योंकि हम माइंड को असेस नहीं कर सकते, माइंड को कहीं देख नहीं सकते, ब्रेन में माइंड कहाँ एग्जिस्ट करता है हमें नहीं पता, तो हम उसको असेस नहीं कर सकते, तो उसको हटा दिया गया। तो लेकिन योग में हम क्या करते हैं, हम माइंड से स्टार्ट करते हैं, हम आउटर से इनर की तरफ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या कहते हैं, माइंड होता है, माइंड को कंट्रोल करिए, फिर आप जो योग का अल्टीमेट गोल है, समाधि की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति, हम तब अचीव कर पाएंगे। सर कैवल्य क्या हुआ? कैवल्य ये अलग अलग अप्रोचेज में मोक्ष को ही टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि हम परमात्मा में जाके मिल जाए। अच्छा, अल्टीमेट गोल है। किसी ने तुरीय अवस्था कहा है। अच्छा, तो अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग। अच्छा, एक ही नाम है कैवल्य, तुरीय अवस्था। हाँ। और सर जो क्या बोलते हैं एनलाइटमेंट बोलते हैं, वो भी यही है कि वो अलग चीज़ हो गई? अगेन जब हम साइकोलॉजी की, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बताऊंगा, जब हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, उसके बाद एक और डेफिनेशन आई, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जी। वो जो फिलोसफर जिन्होंने डेफिनेशंस दी थी वो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में ज़्यादा थे, तो उन्होंने कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन दी थी। कॉन्शियसनेस का मतलब जब हम हाई स्टेट में पहुंच जाते हैं, अवेयरनेस के या हमारा मेंटल स्टेट जब हाईएस्ट स्टेज में होता है, उसी को ही हम एनलाइटमेंट कहते हैं। अच्छा, यदि मैं सिंपल से शब्दों में तो ये सर, तो सर कैसा रहा आपका मतलब अभी तक की साइकोलॉजी की जर्नी? बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं कई बार डिस्कस भी करता हूँ, शायद हो सकता है तुमसे भी कभी डिस्कस किया हो सकता है। मेरा जो अपनी खुद की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत इन्फ्लुएंसिव नहीं थी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था। लेकिन जब मास्टर्स में मैंने पहली बार साइकोलॉजी ली, फिर उसके बाद देव संस्कृति से
कंसेप्ट है कि वहाँ इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, सोशल इंटर्नशिप पे। मैं 2 महीने की इंटर्नशिप के लिए रांची गया हुआ था, और वहाँ जो मेरे कुछ साथ के जो फ्रेंड्स थे हमारे ग्रुप के, तो वो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इंटर्नशिप में मुझे ज़्यादा एक्ट करना होता था। उन 2 इंसिडेंसेस से इतना चेंज आया कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि 15 मिनट पहले बोला गया है कि आपको एक डेटा कलेक्शन के लिए जाना है, या अभी कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं, वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और आपको उनको लैब प्रेजेंट करनी है। और कभी उसके बाद में घबराया नहीं, मुझे पता ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा। और अच्छा, आपको एंजाइटी हट गई होगा? काफ़ी हद तक डर हट गया, हाँ। लेकिन कैसे डिलीवर करना है ये थॉट अभी भी होता है। बट जो पहले जो होता था कि मैं भूल जाता था, हाथ पैर कांप जाते थे, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। जैसे मेरे भी कांपते थे। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करना। सर, डेटा कलेक्शन की बात आई तो आपका रिसर्च बैकग्राउंड बहुत तगड़ा रहा है, बहुत सारी रिसर्च करी है आपने, तो आपको रिसर्च में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। बिल्कुल। तो सर, आपको बेस्ट पार्ट क्या लगता है रिसर्च का? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो रिसर्च मतलब मेरे को रिसर्च के आइडियाज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा तो ऐसा कर लेते हैं। बट मेरे को जो रिसर्च का पूरा प्रोसेस है ना, वो मुझे लगता है बहुतों के साथ होता होगा कि तो वहाँ पे मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाती है रिसर्च की। हाँ, ये रिसर्च के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस है। जैसे अभी परसों मेरा एक IGI ग्लोबल में एक चैप्टर एक्सेप्ट हुआ है, तो मैं उसमें को-ऑथर हूँ। IGI ग्लोबल एक पब्लिकेशन हाउस है, उसमें बुक चैप्टर एक्सेप्ट हुआ है। इंटरनेशनल? हाँ, वो US का पब्लिकेशन हाउस है शायद। उस रिसर्च पे स्टार्टिंग की थी 2021 में आई थिंक, तब वो अब पब्लिकेशन में जाके एक्सेप्ट हुआ। तो लेंथी प्रोसेस है, हर एक बंदा नहीं कर सकता। 24 साल नहीं, 23 साल हो गए। 3 साल 21 में। अच्छा, 21 में। अच्छा, तो अप्रोक्स 3 साल हो गए। तो हमारे जो सेकंड बैच की स्टूडेंट है वो उसमें को-ऑथर है, तो तब से मैंने काम किया। बाकी रिसर्च का फ़ायदा क्या है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो जहाँ से मेरे अंदर मोटिवेशन आया। जब मैं पतंजलि में था तो एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। लंदन का एक ट्रस्ट है, उन दोनों और पतंजलि दोनों ने मिलकर किया था, योगा फॉर बैक पेन। उसमें भी एक कंडीशन थी डिस्क हर्निएशन, जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। उसके ऊपर स्टडी थी, तो मैं उसमें प्रोजेक्ट में था पतंजलि की तरफ से। ऐसे लोग जो पहले दिन जब स्क्रीनिंग होती है या असेसमेंट के लिए आए थे, तो किसी की सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ लोग बेल्ट लगा के आ रहे हैं, और आफ्टर 3 मंथ कुछ लोग बाइक ड्राइव करके आ रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि इतना इफेक्टिव था। उससे पहले मैं भी यही सोचता था कि ठीक है होता होगा, लेकिन इतना नहीं होता होगा। अच्छा, योगा से? हाँ, लेकिन क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था बहुत एक्टिवली, वहाँ से एक मोमेंट था कि जब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, स्पेशली योग रिसर्चेज जो हैं लोगों की लाइफ सुधारने के लिए हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ से इंटरेस्ट जागा, और उसके बाद में फिर सपोर्ट मिला, कुछ टीचर्स अच्छे मिले, कुछ कलीग्स अच्छे मिले, तो जैसे हमें आप मिले, काफ़ी आगे बढ़ गए, हाँ कह सकते हो। बाकी रिसर्च की जो स्टार्टिंग थी इंटरेस्ट, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रीजन है। तो आपका पहला टॉपिक क्या था रिसर्च का? पहला जो मतलब जो आपका ओरिजिनल टॉपिक था? ऐसे तो फॉर्मेलिटीज़ में मुझे बी फार्मा में भी एक प्रोजेक्ट करना था, हो गया। लेकिन जब मैंने मास्टर्स में किया तो एक मेरे टीचर थे, वो मेरे लिए वो आइडियल टीचर की तरह। अभी वो गुजरात में एक योगा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है। तो जब मैं वहाँ देव संस्कृति में अपना मास्टर्स कर रहा था, उसी टाइम शांति कुंज में गुरुजी का 100th ईयर सेलिब्रेट होना था। 100 ईयर? हाँ, जन्म शताब्दी सेलिब्रेशन था। गुरुजी कौन? पंडित श्री राम शर्माचार्य, जो शांति कुंज जो गायत्री परिवार है उसके मेन फाउंडर है। अच्छा। तो वो स्पिरिचुअल गुरु है हमारे। तो उनका 100th जन्म शताब्दी बनने वाला था। तो हमारे जो टीचर थे उस टाइम जो मुझे पढ़ा रहे थे, उनका बहुत मन था कि गुरुजी के ऊपर कुछ किया जाए।
तो हमने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए और लगभग 500 कुछ लोगों से हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, कुछ से इंटरव्यू लिया, कुछ से सर्वे फॉर्म भरवाया, कुछ से बस ऐसी इंफॉर्मेशन ली। वो मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट था। मैंने कहा रिसर्च अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपको अच्छा लगा उस टाइम? हाँ। अच्छा, कुछ लोगों से बहुत इंटरेक्ट करने का कह सकते हैं, इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। या मैं उस टाइम साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, तो अपने आप को शायद डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ वो मेरा एक्चुअल इंटरेस्टिंग पॉइंट था रिसर्च के लिए। फिर योगा में मैंने बताया बैक पेन वाला प्रोजेक्ट। उसके बाद तो फिर बस कारवां चलता चला गया। ये बैक पेन वाले में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बट एक मिनट सर, क्या बोल रही है? नीचे कर दी, मुंह पे मत चढ़। अच्छा तो ठीक है, मुझे थोड़ा दम शरारत की तरह देखना पड़ रहा है। तो सर जैसे आपने बैक पेन वाला बताया, तो सर वो कौन सी एक्सरसाइज थी? मुझे एक्सरसाइज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हालांकि वो स्टडी थी MRI बेस्ड थी, लेकिन एक सिंपल कंसेप्ट है। यदि मैं बेसिकली स्टार्ट करूँ, तुमने देखा होगा हम जितने भी इंडियंस हैं, है ना, उन सब की टमी बहुत बाहर निकलती है, ठीक है, जिसको हम ओबेसिटी में सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं या सेंट्रल एडिपोसिटी बोलते हैं। एक्चुअल में इसके पीछे सिंपल सा जेनेटिक रीजन्स है। यूरोपियन कंट्रीज के लोग यदि ओबेज हैं तो वो पूरी बॉडी में इक्वल वेट डिपोजिशन होगा, फैट डिपोजिशन होगा। लेकिन जो साउथ एशियंस जो लोग हैं, हम लोग हुए, श्रीलंकन्स हुए, बांग्लादेश के लोग हुए, उनका जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा ओबेसिटी होती है। ये साले जैसे हम मध्य प्रदेश बोलते हैं, चलो मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो काफ़ी अंदर की तरफ पेट उस पर बढ़ता है। मैंने देखा है बहुत सारे। हाँ, जैसे अभी वो ऐसे होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम ये जो प्रेशर है वो बहुत अंदर की तरफ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेन की प्रॉब्लम होती है। बैक पेन की सबसे इनिशियल पॉइंट वही होती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, बट रीज और ये सब, वो कई बार ब्रेक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। बैक पेन में सिंपल योगा ऐसे करने चाहिए जिसमें आपकी स्पाइन आगे प्रेशर की वजह से खराब हुई है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप स्पाइन को पीछे की तरफ लेके जा सके। बैक पेन में पीछे की तरफ? जी। सही। तो ऐसे भी जितने भी जो एक्सरसाइजेज जिन्हें हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं, अच्छा, जैसे कि आपका ये गर्दन आपने पीछे चले गए, या भुजंगासन हो गया। सर ये तो फिर ऐसे मतलब स्पाइन तो वो बैलेंस करती है, तो फिर पीछे जाके तो और आगे नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि आप पीछे जा रहे हो और आपके और पीछे नहीं और आगे नहीं जा रही। नहीं, हमें लगता है। तो उस कंडीशन में भुजंगासन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। भुजंगासन तो सर ये जो ओबीज लोग हैं, हाँ, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल, कि अगर जिनको बैक में दिक्कत आ रही है, हाँ, ओबेसिटी के चलते, ऐसी एक कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी गर्दन या आपकी कमर पीछे की तरफ जाती है। और ये इंडिया के लिए है, सेंट्रल एशिया, जिनको भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, हाँ, क्योंकि उनके वेट सेंट्रल लेवल पे ज़्यादा होता है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। अपने चाचा को बताऊंगा। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा। बाकी इसके लिए कुछ योगा मॉड्यूल्स भी हैं, तो वो भी किए जा सकते हैं। पर नहीं सही, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाँ, लेकिन एक सजेशन है, यदि किसी को थेराप्यूटिक पर्पस के लिए करना है, क्योंकि एक माइंड में बैठा हुआ है लोगों के कि योगा एक्टिविटीज़ कभी भी अनहेल्दी नहीं होती है। सही, ये हमारा क्वेश्चन था, बताइए, ये श्रुति ने डाला था ये क्वेश्चन। आपने बोल दिया, क्या बात। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप मेरे हिसाब से जब भी हम कोई भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, उसके 3 पर्पस होते हैं। पहला कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, नॉर्मल हेल्थ पर्पस के लिए आप ठीक कर रहे हैं, है ना। एक आपका इंटरेस्ट है, ऐसे ही बस कुछ भी कर लिया रैंडमली, है ना। और एक है कि आपको कुछ डेवलप करना है थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, आपको कुछ इलनेस हो गई है और उसके लिए आपको योगा प्रैक्टिसेस करनी है। फर्स्ट 2 केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप योगा एक्टिविटीज़ करिए, नॉर्मल रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जब आप थेराप्यूटिक पर्पस के लिए जाते हैं, तो सोच समझ के आपको योगा प्रैक्टिसेस सेलेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि हम स्पाइनल कॉर्ड आगे की तरफ होती है, इसकी वजह से आपको कमर दर्द हो सकता है। और यदि आपने आगे झुकने वाली ही प्रैक्टिसेस कर दी, जैसे मुझे अभी बताते बताते एग्जांपल याद आया, जब हम पतंजलि में थे तो
पतंजलि में फेज 1 में एक तालाब है एक जगह छोटे सा, तो वहाँ एक बंदा पश्चिमोत्तानासन एक होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग बोलते हैं, जिसमें अच्छा। आगे झुक के उसको पैर टच करना होता है। तो वो प्रैक्टिस कर रहा था, बट उसकी कंडीशन देख के मुझे लगा कि वो शायद गलत कर रहा है। तो मैं जनरली ऐसे टोकता नहीं हूँ, पर उस दिन मैंने उसको टोका। मैंने कहा यार आप, मुझे लग रहा है कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे बात हुई, उसने कहा उसको ओबेसिटी है, और उसको उसके गांव में, वो सहारनपुर से थे, टीचर थे, कि किसी ने बता दिया आप पश्चिमोत्तानासन करिए। तो मैंने कहा नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं, आपको करना ही नहीं। तो मैंने उनको फिर एक दो प्रैक्टिस सजेस्ट की। उस टाइम तक वो मुझे ऐसी हल्के में ले रहे थे कि ठीक है, बैठ गया बंदा कराने तो कर रहे। वो मुझे ढूंढते हुए आए अगले दिन कि नहीं सर, आपने जो बताया था उनसे मुझे रिलैक्स मिल रहा है। और एक्चुअल में होता ही है, जब भी हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए योगा प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी योगा एक्सपर्ट की हेल्प लें, या इनिशियल क्लासेस आप किसी के सुपरविजन में। इनफैक्ट बीच में एक टाइम ऐसा भी आया, आप यदि पेपर देखेंगे, कुछ रिसर्च पेपर्स ने ये भी क्लेम किया है कि जब हम योगा करने से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कुछ इलनेसेस हो गई हैं, या हमने भी एक स्टडी की थी, एक सर्वे किया था, और उसमें हमने देखा कि जो लोग टीवी देख के योगा प्रैक्टिसेस करते हैं और जो लोग किसी योगा एक्सपर्ट के सुपरविजन में योगा करते हैं, दोनों में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। सो ये ऑब्जर्वेशन वाला है शायद इफेक्ट। हाँ, क्योंकि हम जब टीवी देख के कर रहे हैं तो कोई इतना हेल्दी नहीं होता है ना। कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जैसे मैं बैक पेन वाला यदि एग्जांपल दूँ थेराप्यूटिक में, जैसे सपोज अब मैंने उस एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपने लेग रेजिंग करनी है, सो उसमें एक एक्सरसाइज है, ठीक है। अब बैक पेन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको, किसी को पैर फोल्ड करने में पेन होगा, किसी को पैर स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम होगा। अब जब हम किसी एक्सपर्ट से करते हैं तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो आपको गाइड कर सकता है। टीवी में तो क्या होगा कि भैया आपने बस ये करना है, हम सोचते हैं कि ऐसे करना ही है, वो भी फिर प्रॉब्लम्स होती है। या इसी का एक दूसरा और एक्सप्लेनेशन है कि जब हम स्पेशली योगा प्रैक्टिसेस करते हैं, या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, या प्रेयर करते हैं स्कूल्स में, तो टीचर्स क्या बोलते हैं, अपनी आईज क्लोज करके रखो। उसके पीछे रीजन भी यही होता है कि ताकि हम बगल वाले को ना देख सकें। हो सकता है बगल वाला गलत कर रहा हो या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा सही है, अच्छा, और हम उसको कंपेयर कर लें। अच्छा, ये रीजन होता है इसका? ये एक वन ऑफ द रीजन है। अच्छा, और सर वैसे मेन रीजन क्या है बोलते हैं? मुझे लगता था वो इसलिए मतलब फोकस के लिए कराते थे। वो एक रीजन है, वो भी एक रीजन, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस अप्रोक्स 70 to 80% सेंसेशंस आइज के थ्रू ही लेते हैं, है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम विजन के थ्रू ही हम लोग रिसीव करते हैं, और जब हमने 80% सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दी, तो हमारे इनर साइड में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन साथ में ये भी एक रीज़न होता है प्रैक्टिसेस के टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता बगल वाला सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम उसको देख रहे हैं, उसको अच्छा यार ये कर रहा है, सही कर रहा होगा, और हो सकता है हम गलत प्रैक्टिस खुद करना स्टार्ट कर दें। तो सर क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत है शरीर में और आप योगा के लिए देख रहे हैं, तो थेरेपी मतलब किसी सुपरवाइजर पे ही जाएं, मतलब जो किसी प्रैक्टिशनर पे ही जाएं जो कर रहा है। बिल्कुल, यूट्यूब वगैरह से मत देखें। देख सकते हैं, ये गाइडेंस के लिए ठीक है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आप नए हैं, आपने कभी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करी है, और अब आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रॉब्लम के लिए योगा प्रैक्टिसेस जानी है, तब उस सिचुएशन में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले किसी योगा एक्सपर्ट से मिलें, जो सर्टिफाइड हो, जो ट्रेनर्स हो, जिन्होंने खुद ने सीखा हो। उसके बाद में फिर आपको रेफरेंस के लिए आप यूट्यूब चैनल्स पे जा सकते हैं। या यूट्यूब चैनल में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या आप वो अवेलेबल हैं आपके कुछ क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, तब तो फिर भी आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। या केवल वन साइडेड है, तब मैं नहीं बोलूँगा कि स्पेशली थेरेपी के टाइम पे करना चाहिए। आजकल मैं भी योगा स्टार्ट कराया मैंने, और मैंने बेसिकली स्ट्रेंथ और कंट्रोल के लिए किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे में स्ट्रेंथ कम है, तो ऐसा लगता है मुझे, बाकी पता नहीं। और
कंट्रोल भी मुझे लगता है कि मेरे को थोड़ा चाहिए, क्योंकि एंजाइटी है तो हाथ कांपता है। तो अब मैं सोच रहा था, बट फिर अभी सही लग रहा है, बट ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे बॉडी पे। तो आप मतलब मेरे को क्या सजेस्ट करोगे आप कि मैं चले जाऊँ किसी उस पे, कि ऐसे घर पे करते रहो? देखो, योगा प्रैक्टिसेस करने से ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में है। अच्छा। या जिस प्रैक्टिस के लिए आप कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सडन चेंजेस नहीं होंगे जैसा कि एलोपैथी में होता है ना, मेडिसिन ली और वो जादू और ठीक हो गया। पर सर उनको तो मतलब जिनको तकलीफ है उनको तो आराम मिल जाता है ना, एकदम इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो हेल्दी है उनको ज़्यादा वो नहीं दिखेगा, मतलब टाइम लेगा। और कई बार चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम महसूस भी नहीं कर पाते। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हम लोगों ने जब मैं पतंजलि में था तो एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। मैं उसमें लास्ट में इन्वॉल्व हुआ था, जिसमें 2 ग्रुप में बांटा गया था जिनको ओबेसिटी थी। ठीक है, एक ग्रुप को कुछ 45 मिनट का योगा पैकेज बनाया गया था और एक ग्रुप को वॉक करना था। लेकिन वॉक करते टाइम कुछ कंडीशंस थी कि आपको बातें नहीं करनी है और ओम चैंट करते रहना है। जिस टाइम पे एक ग्रुप योगा करता था उसी टाइम पे उनको वॉक किया जाता करते थे वो लोग, और वो भी सुपरविजन में करते थे कुछ लोगों के। उनका वॉकिंग टाइम कितना था? वही 45 मिनट सेम। और फिर उनके नंबर ऑफ असेसमेंट्स थे कि ओबेसिटी कितनी कम हुई है, बॉडी कंपोजिशन लाइक वाटर वॉल्यूम, फैट परसेंटेज, लीन मास ये कितना कम हुआ है नहीं हुआ है कुछ, और एक दो उसमें जेनेटिक के भी कुछ टेस्ट थे। इंटरेस्टिंगली आफ्टर 18 डेज, आई थिंक 15 या 18 डेज, जो वेट कम हुआ था वो दोनों ग्रुप्स में अप्रॉक्स इक्वल वेट था। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ डेवलप हुई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब लोग ओबेसिटी के लोग होते हैं उनकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ग्रिप स्ट्रेंथ मतलब होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है, वैसे टाइट नहीं कर सकते। उसमें अप्रॉक्स इक्वल चेंजेस थे। लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर जो हम लोगों ने फील किया उस टाइम पे, योगा जो जिन्होंने योगा किया था उनके अंदर जेनेटिक डिस्पोजिशंस में चेंजेस हो गए थे कि ऐसे जीन्स या हार्मोन्स जो रेस्पॉन्सिबल थे भूख लगने के लिए, एपेटाइट के लिए। मतलब इतना कोर लेवल पे चेंज आ गया था? वो केवल योगा ग्रुप में चेंज था। अच्छा, वो वॉकिंग वालों में नहीं था। तो बहुत बाहर से चेंजेस थे वो सब सेम थे। सिमिलरली उसी टाइम पे एक और स्टडी हुई थी जो कि स्कूल चिल्ड्रन पे हुई थी। आई थिंक वो बच्चे 6, 7, 8 क्लास के थे। एक ग्रुप को 3 मंथ्स के लिए योगा कराया गया था जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा थी, पीटी। एक ग्रुप को केवल पीटी वाली एक्सरसाइज थी, एक को योगा था, एक को पीटी वाली एक्सरसाइजेस थी। आफ्टर 3 मंथ्स अप्रॉक्स चेंजेस थे सब में। फ्लेक्सिबिलिटी में सेम चेंजेस थे, अटेंशन ये लगभग सिमिलर चेंजेस थे। बट योगा में एक मेजर चेंज क्या था, उनके सेल्फ एस्टीम में चेंजेस थे। जबकि पीटी जो ग्रुप था, फिजिकल एक्सरसाइज ग्रुप था, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे सेल्फ एस्टीम में। तो योगा वाले थे उन पे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हुए, एक में जेनेटिकल चेंजेस हुए, और वो धीरे चेंजेस हो। तो सेम ऐसे ही आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि चेंजेस हो लेकिन अभी हम परसीव ना कर पा रहे हो, क्योंकि योगा का काम नॉर्मल लोगों में बैलेंस के लिए ज़्यादा है। हाँ सर, वो बैलेंस वाला ही है मेरा भी। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है, हालांकि मेरा अपना, जैसे मैं मेडिटेशन या प्राणायाम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय आसन के। अच्छा। है ना, क्योंकि हमारी बॉडी की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो शायद वो भी एक रीजन हो सकता है कि तभी हम योगा में कहते हैं पहले अपने आप को समझो, आपकी बॉडी की क्या डिमांड है उसको समझो, है ना। आपकी जो आयुर्वेदों में जो हमारी पर्सनैलिटीज है, बॉडी टाइप को समझो। हाँ, 17 स्तंभ क्या है, आपके त्रिदोष कैसे हैं, उसके हिसाब से ही फिर आपको अपनी एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिसेस सेलेक्ट करनी चाहिए। सभी प्रैक्टिसेस सभी के लिए इक्वली इफेक्टिव नहीं होती। सर, तो जैसे आपने सत रज तमस बताए, तो इनके कुछ वैसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मतलब कुछ जनरल फैक्टर्स जो लोग पहचान ले देख के खुद को ही, मतलब सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं इसमें? टेस्ट आता है मुझे पता है, ऑनलाइन टेस्ट हैं, बट ऐसे कोई जनरल फैक्टर क्योंकि मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देखे हैं जो देख के बता देते हैं
ऐसे तो आयुर्वेदा वाले ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जो सत प्रकृति के लोग होते हैं, सत नेचर के लोग होते हैं, वो कॉन्शियस वाले लोग होते हैं। कॉन्शियस, हाँ, साफ सुथरे लोग, सिंपल लोग, जिनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, आप जैसे, ठीक है। ऐसा तो क्या पता नहीं। तमस, ऑडियंस बताइए सब कमेंट में। तमस मतलब आलसी। अच्छा, ऐसे लोग जो स्थूल नेचर के हो, स्थूल मतलब बॉडी वेट जिनका ज़्यादा होता है। अच्छा, है ना। तो सर तमस में पतले लोग भी तो आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं आते। ठीक है। जो आलस है, जिनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जिनके अंदर डिजायर्स कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है, वो सभी तमस नेचर के होते हैं। रज वाले एक तरीके से समझो कि मिक्स है। अच्छा, दोनों का। हाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आयुर्वेद ने इन सभी की, जैसे 16 PF हमारे साइकोलॉजी में है, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो अब्राहम मैस्लो ने दिया था, उसने कुछ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन की कुछ क्वालिटीज बताई हैं। सिमिलरली आयुर्वेदा में बहुत क्लियरली डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं सत रज तम के। ये गुण माने जाते हैं, त्रिगुण माने जाते हैं, और आइडियली ये बैलेंस में होने चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने विकृति बोला है। 3 दोष होते हैं जिन्हें हम वात पित्त कफ के नाम से बोलते हैं। और अच्छा, मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे पहले तो आपने बताया सत रज तमस, ठीक है, ये त्रिगुण है, ये त्रिगुण है। फिर वहाँ से निकलेगा, मतलब वहाँ से निकला ये जो आपने बताया? नहीं, ये अलग अलग कंसेप्ट है। अलग अलग कंसेप्ट है। तो ये किस चीज़ का बेस्ड है? ये आयुर्वेदों में ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए एक तरीके से बताया गया, जो हमारे 17 स्तंभ में ये इक्वल है पर्सनैलिटी के। अच्छा, ओ अच्छा, ये पर्सनैलिटी के लिए होगा। हाँ। तो ये मतलब साइकोलॉजिकली ज़्यादा है। हाँ, अब तो कई सारी स्टडीज हो रही हैं जो कि इनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रही है। जैसे मुझे नहीं पता ये कितना यूजफुल है हमारे डिस्कशन के लिए। जनरली एक बिलीफ है कि हिंदुओं को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हाँ सर, बोलते तो हैं कि, लेकिन सिमिलरली मैं जैसे बेसिकली राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ राजपूतों के यहाँ सोसाइटी अलाउ करती है कि वो नॉनवेज खा सकते हैं, या कुछ शेड्यूल क्लास में कुछ होते हैं जो जिनके यहाँ सोसाइटी उन्हें अलाउ करती है। तो एक्चुअल में रीजन ये नहीं है कि हिंदू हैं तो वो नॉनवेज नहीं खा सकते। ऐसे लोग जिनको सत्य की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको कॉन्शियसनेस वाले काम ज़्यादा करने पड़ते हैं। अच्छा, तो जैसे टीचर्स हैं, जैसे जो ब्राह्मण और बनिए, क्योंकि ये दोनों का काम होता है कि जहाँ पे ब्रेन ज़्यादा यूजफुल होना होता था, उन लोगों के लिए था कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि नॉनवेज मतलब तमस। तो ये सिंपल सा एक रीज़न था। मेक सेंस। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंस है 17 स्तंभ की नॉर्मल लेमन लैंग्वेज। और जो प्रकृति हैं, त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, वो बॉडी टाइप और फिजियोलॉजी पे है। बिल्कुल, ये लाइक इलनेसेस को भी बताती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि गई है, सावन में भी शिवरात्रि आती है, तो दूध चढ़ाते हैं शिव जी को। कई लोगों का कहना है कि हम लोग दूध खराब करते हैं। एक्चुअल में उसके पीछे भी एक रीज़न है। अच्छा। ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, आप देखोगे जो रेनी सीजन होता है उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस की, बॉडी पेन की। कूलर में सोए, उसकी हवा में सोए ही हमारे पता चले बॉडी में दर्द हो रहा है, अकड़न हो गई है ना, क्योंकि हम आर्थराइटिस के पेशेंट नहीं है। एसी में भी वही रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उस टाइम बात सबसे ज़्यादा होता है। बात यानी कि वायु, मतलब उस टाइम जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं उसमें वायु सबसे ज़्यादा उस टाइम होती है। एयर एलिमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सर एयर एलिमेंट का बोन से क्या रिलेशन है? हमारी जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा कहता है हमारी पूरी बॉडी जो बनी है वो जो 5 एलिमेंट्स, क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना, इन सब से मिलके ही बनी है। सर कौन कौन से? दैट इज एयर, ठीक है। फिर उसके बाद में पानी, पृथ्वी, फिर उसके बाद में आकाश, और
क्षिति कौन कौन से मैंने बता दिए? एयर बता दिया, आकाश बता दिया, पृथ्वी, वाटर एंड फायर। तो सर आपने भी बोला था ना कुछ गगन, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। अच्छा ये कोई वो ये आयुर्वेद के हिसाब से याद करनी। तो अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़े थोड़े मुहावरा सा लग रहा है। हाँ तो हमारी बॉडी इन 5 एलिमेंट्स से बनी है, और जब इन 5 एलिमेंट्स ये एक कॉम्बिनेशन में रहते हैं प्रॉपर, किसी भी एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से हमें इलनेसेस होती है। अच्छा। तो बात में क्या होता है कि एयर एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से मूवमेंट ज़्यादा होता है। बात जब भी ज़्यादा होता है तो मूवमेंट से रिलेटेड गैस बहुत ज़्यादा होगी, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पेन मूवमेंट का सिंबल है। अच्छा, तो और मूवमेंट से ही बोन, क्योंकि बोन की मूवमेंट भी हाँ वो जॉइंट्स में ही होता है, बोन में नहीं होता, वो जॉइंट्स में होता है। जॉइंट्स में होता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि रेनी सीजन में हमारी नेचर उस तरीके से हो जाती है कि वहाँ पे बात ज़्यादा होता है। अब जो भी गाय वगैरह जो घास खाते हैं उस टाइम सबसे ज़्यादा होता है, उनके दूध में बात ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या सजेस्ट किया जाता था कि आपने दूध पीना ही नहीं है। अच्छा, रेनी सीजन ताकि आपको बचना है, बीमारी से बचना है। स्पेशली जिनको बात रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको तो क्लियरली मना कर दिया जाता है अभी भी आयुर्वेद वाले मना करते हैं कि आपने दूध वाली चीज़ों से, दूध दही से बचना है। अच्छा, क्योंकि बात डेयरी प्रोडक्ट्स से है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि अब दूध का बचना है, क्या करेंगे तो चढ़ा ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो एक सबसे इजी है। और दूसरा आप देखोगे कि शिव जी के जो पुराने जितने भी मंदिर हैं सब टाउन से या गांव से बाहर होते थे। हाँ सर, सारे सिटी के अंदर होते ही नहीं थे। उसके पीछे भी रीजन ये था कि जो ऐसे लोग जिनको गांव से बाहर निकाल दिया, किसी को बीमारी हो गई, उन लोगों के सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे, इसलिए वहाँ पे शिव जी के यहाँ चढ़ा दिया बहुत सारी चीजें। तो वो लोग वही यूज में लेते थे। अच्छा, मतलब वहाँ पे चढ़ा दिया वो तो लोग फिर सर्वाइव, वो उसको यूज में लेते थे। ये तो काफी अच्छा है। तो वो कुछ रीजंस थे, बट हाँ धीरे धीरे चीजें उस तरीके से हम डील करते हैं। लेकिन हाँ एक्चुअल में इसका साइंटिफिक रीजन यही है। तो सर रेनी सीजन में तो वाटर लिमिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसे लेमैन अगर टर्म में मैं देखूं कि अरे बारिश पड़ रही तो पानी ज़्यादा होगा। हाँ वैसे तो पानी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसलिए वजह से शायद हम लोग आलसी भी हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा वाटर एलिमेंट भी बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग उस टाइम उसको वायु के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, और इन सब के अपने अलग अलग सीजन्स भी हैं। ये जनरली जैसे जब गर्मियाँ आती हैं है ना, तो लोगों को रेड बहुत ज़्यादा चिकत्ते से बन जाते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। ये सभी किसकी वजह से होती हैं? फायर एलिमेंट की वजह से होती है, या फिर बर्न हो जाता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। ये कई सारे हैं। अच्छा, तो जब गर्मियाँ आती है तो फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। हाँ, ये सब के अपने अलग अलग हैं, तो एग्जैक्ट तो बिल्कुल मैं नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, क्योंकि कोर आयुर्वेद का कंसेप्ट है। सर आपने काफ़ी कुछ बता दिया सर। तो जो मतलब अभी के जो मतलब बच्चे हैं जो भी साइकोलॉजी में है या फिर कोई भी फील्ड पे है, तो आपके टाइम पे और अभी के टाइम पे मेजर डिफरेंस क्या है? इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जर्नल मतलब मेरा एक और बिलीफ है कि जो इंसान की जवानी होती है वो किसी भी जनरेशन में जाओ तुम्हें वही मिलेगा। हाँ, कि तो मतलब वो मतलब उसमें उदंग होंगे, ठीक है, और लड़के हैं तो लड़कीबाज होंगे और क्या बोलते हैं मतलब एक टेस्टोस्टेरोन वाला रहता है ना फैक्टर, और मतलब वैसे भी मतलब जो जनरल फैक्टर रहता है, तो मेरे को लगता है वो चेंज नहीं होते। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो सर आप प्लीज़ बताओ। देखो बच्चे होते हैं, ठीक है, सबको लगता है कि हमारी वाली पीढ़ी बहुत खतरनाक है, बट एक्चुअल में हमें लगता है कि हमारी वाली पीढ़ी बहुत खतरनाक थी, और शायद हमारे पेरेंट्स को लगता होगा कि उनकी वाली पीढ़ी बहुत खतरनाक थी। स्ट्रगल्स की डेफिनेशंस भी सबकी अपनी अलग अलग है। मेरे पापा कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करी। मैं कहता हूँ जी हम जब कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो पैदल जाते थे या ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पे चले जाते थे। ठीक है, आप लोगों के अपने स्ट्रगल है कि नहीं, पापा जो है बाइक नहीं दिला रहे हैं, स्कूटी बहुत अच्छे से नहीं दिला रहे हैं।
स्ट्रगल की डेफिनेशंस भी सबकी अपनी अलग अलग है, बट बच्चे सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस आया है वो कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में आया है। स्पेशली टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं। दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, है ना। स्मार्ट वर्क करना सीख गए अभी की जनरेशन, और शायद धीरे धीरे और स्मार्टर होती जा रही होगी। और हम साइकोलॉजी में पढ़ते हुए हैं फ्लीन इफेक्ट, कि आईक्यू लेवल जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। सर हर 10 साल पे चेंज होता है। हाँ, तो अच्छा, इसको फ्लीन इफेक्ट बोलते हैं जी। स्मार्टर बच्चे होते जा रहे हैं, लेकिन साथ में उसकी वजह से स्ट्रगल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ रही हैं। हाँ, लेकिन साथ में उनका जो रिलेशन है, जो एनवायरमेंटल जो रिलेशंस है विद टीचर्स, विद इंस्टीट्यूशन, विद पेरेंट्स, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं अभी नई जनरेशन रिलेशन। बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे मुझे याद है, मैं प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिल्कुल सर हमें, मतलब ये तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब पेरेंट्स थोड़े वो हो रहे हैं, मतलब बच्चों को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं। पहले तो इतने कॉन्शियस नहीं थे। देखो, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अभी कुछ दिन पहले मैं मेरी भतीजी के साथ डिस्कस कर रहा था, और मैं एक शादी में गया तो वहाँ रास्ते में मेरी बुआ का गांव पड़ा, तो मैंने कहा मैं हर साल समर्स में आता था। तो डेथ हो गई है बुआ की, रात की बात थी। तो पहले फिक्स रहता था कि इस समर में इस रिलेटिव के यहाँ जाना है, और जाना भी कब है, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई हमारे यहाँ आ रहा है कि घर के मेंबर बन के ही जा रहे हैं। हाँ। आज की तारीख में कोई नहीं जा रहा, गिनती के दिन 2 या 3 कोई चला गया तो चला गया, अदरवाइज नहीं जाते। हम भी लोग भी तैयार नहीं है उनको एडजस्ट करने के लिए, इतना टॉलरेट नहीं कर पा रहे ना लोग। हाँ, मतलब मेरा कजिन यदि आ रहा है तो आज की तारीख में यदि कोई आ रहा है तो मुझे लगा यार रूम शेयर करना पड़ेगा, या पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो आप, एडजस्टमेंट इश्यूज़ को वो लीड कर रहा है। फिर बाद में आपको जब सोसाइटी में जाना पड़ेगा, वर्क प्लेस पे जाना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि आपके अपने स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ में आपको एडजस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने पहले लाइफ में कभी एडजस्टमेंट सीखा ही नहीं है। हमारी वाली जो जनरेशन थी उसने क्या किया है, हर साल समर्स में कहीं ना कहीं गए, तो हमें पता होता था कि कैसे एडजस्ट करना है किसी दूसरे रिलेटिव के। सर ये मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से हैं, कि जैसे रिलेटिव हैं, ठीक है, तो उनका तो एक टाइम के बाद तो अपने नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट में आएंगे, ठीक है। तो पहला भी था कि अच्छा आए हो, बैठो, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद वैसे ही डांट खाएंगे जैसे घर के बच्चे खा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ कि वो आएगा ही आएगा, तो ये शायद जो आ रहा है उसको भी समझने वाली बात थी। ये दोनों तरफ से, वो भी तो एक फैमिली का ही पार्ट है कि जो हमारे मेरे को घर जैसे वैसे ट्रीट किया जाएगा जैसे मैं हूँ, मेरे को अलग स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, मतलब वो। हाँ, वो दोनों तरफ से ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी किसी फैमिली का ही पार्ट है, और ये सभी फैमिलीज में हो रहा है। अब मेरे ख्याल से वो वाला शायद ईगो की वजह से हो रहा हो कि अब जब कोई जा रहा है तो उस ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले जब जॉइंट फैमिलीज थी तो पता ही नहीं होता था कि जैसे मैं जहाँ मेरा बचपन निकला है, वहाँ मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी जिन्हें मौसी बोलते थे। मैं जब शायद 7 या 8 में आ गया था तब मुझे पता चला ये मेरी रियल मौसी नहीं है, मेरी मम्मी की फ्रेंड है। ठीक है, उनके यहाँ जितने भी फंक्शंस हुए मैं इक्वली वहाँ जाता था। जब मतलब उनके यहाँ जब सबसे पहले बेटी की शादी हुई थी, वो जो जाते उन प्रोग्राम्स में सब में मैं जाता था, ठीक है। और जो गिफ्ट विफ्ट आती है वो सब इक्वल होता था। तो मुझे बहुत टाइम बाद में पता चला कि ये नहीं, मेरी रियल मौसी नहीं है ये, ठीक है। खाई नहीं कुछ भी, या कहीं किसी के भी कुछ भी बन रहा है तो वो आ जाता था। ये सब नॉर्मल चीज़ें थी, अब नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत हैं। शायद हम चाहते हैं कि बस हम दो, हमारे दो वाला जो कंसेप्ट है, बस हमारी फैमिली तक ही रहे, हमें इससे ज़्यादा में जाना ही नहीं है। इंडिविजुअलिज्म का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, गेस्टाल से हट रहे हैं लोग, बिल्कुल। मतलब अनफॉर्चुनेटली स्पेशली हम इंडियंस ने क्या किया, हमें वेस्टर्न अप्रोच को फॉलो करना है, ये हमारे दिमाग में है। लेकिन हमने
सेलेक्टिव होना चाहिए था कि वेस्टर्न में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, हम लोग पढ़ते हुए ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव हमने फॉलो तो किया, लेकिन ब्लाइंडली हमने उनका कचरा भी उठा लिया और उसकी वजह से हम जो जिस ट्रांजिशन फेज में है वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं।